हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ ऐसे एडिटोरियल्स और ऐसे आर्टिकल्स देखेंगे जो कि मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला आर्टिकल जो आया है इट इज अ कल्मिनेशन ऑफ मल्टीपल आर्टिकल्स। ओके, काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल्स आज के न्यूज़पेपर में आए हैं जहां से पॉलिटी से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं। ओके, सबसे पहला, ऑल्दो दिस इज अ पॉलिटिकल न्यूज बट हमें पॉलिटिकल एंगल को यहां नहीं देखना है। ठीक है, जो भी आर्टिकल्स में पॉलिटिकल एंगल दिया है दैट वी डू नॉट हैव टू कंसिडर, वी हैव टू लुक एट द थिंग्स, एट द टॉपिक्स, एट द पॉइंटर्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमें वो देखनी है। ओके, सबसे पहली चीज यहां पर आती है, एससी डिनाइज बेल टू उमर खालिद शर्जील इमाम फॉर डेली राइट्स। आप सभी को याद होगा कि 2019 में थोड़े राइट्स हुए थे, डेली राइट्स हुए थे। ओके, रिलेटेड विद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ओके, उससे रिलेटेड कुछ राइट्स हुए थे। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड तो दो लोग हैं, उमर खालिद और शर्जील इमाम, इनको बेल नहीं दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक यहाँ पर हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन, हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन का जिक्र किया है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली इन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है, इन द केस ऑफ एलिजेड मास्टरमाइंड नेमली शर्जील इमाम एंड उमर खालिद, द प्रोसिक्यूशन मटेरियल कंप्राइजेस डायरेक्ट, corroborative and contemporaneous evidence where evidentiary strength varies materially between accused person, the need for continued detention likewise varies। यहाँ पर क्या हुआ है, बेसिकली दो लोग जिनको बेल नहीं मिली है, ये उमर खालिद और शर्जील इमाम +5, ये लोग के ऊपर ट्रायल था। ट्रायल ऑल्दो चला नहीं, लेकिन यहां पर बेल, इन 5 लोगों को बेल मिल चुकी है। ठीक है, और इन लोगों को बेल नहीं दी गई है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट फॉलो कर रहा है हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन। हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है ये आपको समझना होगा। हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन मतलब है किसी भी अनलॉफुल एक्टिविटी में जो जितना ज्यादा इन्वॉल्व है, जितने ज्यादा उसके खिलाफ एविडेंस है, उस हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट इन्वॉल्व है देन दैट पर्सन इज, उस पर्सन पर अगर कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में तो उसे बेल नहीं दी गई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इस केस में जो 2 लोग जिन्हें बेल नहीं दी गई है दे वर डायरेक्टली इन्वॉल्व, यहाँ पर उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा था। ठीक है, और जो 5 लोग थे वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, दैट्स वाई उन 5 लोगों को बेल मिल गई है और इन लोगों को बेल नहीं मिली है। सो ये सिंपल जो फॉर्मूला है, दिस स्टैंड्स फॉर हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन। ठीक है, अगर आप यहां इस आर्टिकल में देखेंगे तो आर्टिकल में 2 चीजों का जिक्र किया गया है। एक तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो हमें समझना है ये क्या होता है। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, UAPA। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है ये बेसिकली फोर्स में आया था इन द ईयर 1967। 1967 में ये एक्ट लाया गया था टू कर्ब टेररिज्म। ओके, इसे एज एन एंटी टेररिज्म टूल की तरह यूज किया जाता था। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज, अगर कोई व्यक्ति अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है, कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, जो ऐसा काम कर रहा है जिसमें लॉ को ब्रेक डाउन किया जा रहा है, लॉ को तोड़ा जा रहा है, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसके प्रिवेंशन के लिए, उस एक्टिविटी को रोकने से पहले प्रिवेंट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट 1967। ठीक है, एंटी टेररिज्म टूल है ये। ठीक है, अगर आप इस चीज में देखेंगे तो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 का एक पार्ट जो है वो बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन की। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन। आर्टिकल 22 जो है हमारे संविधान का वो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, अगर हमें संदेह है कि
एक अमुक व्यक्ति कोई भी ऐसा काम करने जा रहा है जो कि अनलॉफुल है, जिससे समाज का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, इस केस में हम उस व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं, मतलब उसको गिरफ्तार कर सकते हैं ऑन द बेसिस, सिर्फ शंकाओं के बेसिस पर कि ये व्यक्ति कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कर सकता है। तो यहां पर आर्टिकल 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करी गई है हमारे संविधान में, और यहां पर बताया गया है कि मैक्सिमम डिटेंशन जो हो सकता है किसी भी व्यक्ति का, मैक्सिमम डिटेंशन ज्यादा से ज्यादा उस व्यक्ति को रखा जा सकता है 3 महीनों के लिए। 3 मंथ्स का डिटेंशन पीरियड यहां पर बताया गया था, ठीक है, 3 मंथ्स का डिटेंशन पीरियड बताया गया था। और अगर उसे 3 मंथ से एक्स्ट्रा किसी को रखना है फॉर मोर देन 3 मंथ्स, अगर 3 मंथ से ज्यादा किसी को डिटेंशन में रखना है, देन यू हैव टू टेक अप्रूवल, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा एडवाइजरी बॉडी से। एडवाइजरी बोर्ड आपको अप्रूवल देगा, तभी आप 3 महीने से ज्यादा उस व्यक्ति को डिटेंशन में रख सकते हो, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हो। या फिर और इफ पार्लियामेंट पासेस सच लॉ, या फिर पार्लियामेंट, हमारे देश की सांसद कोई ऐसा लॉ पास करे जिसमें 3 महीने से ज्यादा डिटेंशन किया जा सकता है, उस केस में भी 3 महीने से ज्यादा डिटेंशन उस व्यक्ति का किया जा सकता है। इसी के चलते 1967 में यूएपीए लाया गया, जिसमें मैक्सिमम डिटेंशन 6 मंथ्स कर दिया गया, ठीक है, 6 मंथ, 6 महीने तक किसी व्यक्ति का डिटेंशन किया जा सकता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है, ठीक है, उस व्यक्ति का। इसके बाद 2019 में इस एक्ट में, यूएपीए एक्ट में अमेंडमेंट किया जाता है। इस अमेंडमेंट में एक मेजर चेंज किया जाता है। मेजर चेंज ये किया जाता है कि यहां पर हम अभी तक ग्रुप्स को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करते थे, अब यहां पर इंडिविजुअल डेजिग्नेशन की बात रखी गई थी। इंडिविजुअल डेजिग्नेशन कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति को भी हम टेररिस्ट का टैग दे सकते हैं कि एक पर्टिकुलर अमुक व्यक्ति टेररिस्ट है, ठीक है। तो यहां पर इंडिविजुअल को एक टेररिस्ट करार करना, ऐसा अमेंडमेंट 2019 में लाया गया था, ठीक है। ये चीज थी यूएपीए जो हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये हमें पूरा आर्टिकल जो था, ठीक है, इस आर्टिकल में यही चीज आपके काम की 2 चीजें हैं। आर्टिकल 22 जो हमने देखा प्रिवेंटिव डिटेंशन से लेकर, जहां पर मैक्सिमम टेन्योर 3 मंथ्स का था, तो उस 3 मंथ को एक्सटेंड किया जा सकता है या तो एडवाइजरी बोर्ड के रिकमेंडेशन पर, या फिर अगर पार्लियामेंट उसमें कोई एक्ट पास करती है। उसी के चलते पार्लियामेंट में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट पास किया था। और दूसरा पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन का। हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन कहता है कि जो व्यक्ति जिस लेवल पर इन्वॉल्व है एक पर्टिकुलर टास्क में, अनलॉफुल एक्टिविटी में, उसे उस बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि वो बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। बेलेबल ऑफेंस वो जहां पर बेल आपका राइट होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जहां पर बेल आपका राइट नहीं होता। बेल इज नॉट योर राइट इन नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल आपका राइट नहीं होता है, ठीक है। ये था। अब नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। क्या है आर्टिकल? सबसे पहले हेडिंग समझेंगे, ठीक है। द पैरेलल ट्रैक दैट कीप्स यूएसए इंडिया टाइज गोइंग। आप सभी जानते हैं यूएसए ने इंडिया पर टैरिफ्स लगाए थे, ठीक है, टैरिफ लगाए थे। यहां पर यही चीज बात करी गई है कि ऐसा टैरिफ लगाने के बावजूद भी ऐसे कौन से रास्ते हैं, ऐसे कौन से पिलर्स हैं जिन पर इंडिया और यूएसए के रिलेशंस अभी भी अच्छे हैं। इंडिया और यूएसए के रिलेशंस इकोनॉमिक टाइज के अलावा टैरिफ लगाने के बावजूद भी किस बेसिस पर अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए हुए हैं, ये पूरे इस आर्टिकल में बताया गया है। तो हम इस पूरे आर्टिकल का जिस्ट समझते हैं, ठीक है। आर्टिकल का जिस्ट समझते हैं। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे इंडिया और दूसरी तरफ है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारत और यूएसए के बीच अभी फिलहाल में इकोनॉमिक फ्रिक्शन चल रहा है। इकोनॉमिक फ्रिक्शन, ओके, एक टसल चल रही है, एक तनातनी चल रही है इकोनॉमी के बेसिस पर। टैरिफ्स को लेकर एक इकोनॉमिक टसल चल रही है इंडिया और यूएसए के बीच में, ठीक है। क्या है? यूएस के टैरिफ बैरियर्स,
यूएसए के टैरिफ बैरियर्स, ठीक है, यूएसए के टैरिफ बैरियर्स हैं एक तरफ, यूएसए ने जो सैंक्शंस लगाए हैं टैरिफ को लेकर, टैरिफ बैरियर्स हैं यहां पर, ठीक है। क्यों लगाए हैं? क्योंकि इंडिया जो है इसके पीछे का रीजन बताया जा रहा है, बिकॉज ऑफ इंडियाज ऑयल ट्रेड विद रशिया। इंडिया रशिया पर सैंक्शन लगने के बावजूद भी ऑयल का ट्रेड रशिया के साथ कर रहा है, इसके चलते यूएस ने कुछ टैरिफ बैरियर्स इंडिया पर लगा दिए हैं, ठीक है। और इसके साथ ही इकोनॉमिक फ्रिक्शन जो हुए हैं यहां पर, यूएस ने इंडिया पर टैरिफ बैरियर्स लगाए हैं और साथ ही एक पाकिस्तान की तरफ एक वार्मिंग एटीट्यूड रखा है, एक अच्छा एटीट्यूड रखा है, वार्मिंग टाइज विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ एक वार्मिंग एटीट्यूड रखा है। तो यहां पर यह चीज कैसे सामने आ रही है? यहां पर आ रही है इस्लामाबाद ऑफरिंग ऑफ पोर्ट एक्सेस। क्रिटिकल मिनरल शिपमेंट। क्या हो रहा है, ध्यान से समझेंगे। यूएसए और इंडिया के बीच में, भारत और यूएसए के बीच में एक इकोनॉमिक टसल चल रहा है, इकोनॉमिक एक लड़ाई चल रही है। क्यों चल रही है? इंडिया जो है रशिया से ऑयल का ट्रेड करता है, ठीक है, बावजूद इसके कि यूएसए ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते यूएसए ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए हैं, उसके बावजूद भी भारत जो है अपना ऑयल का ट्रेड रशिया से करता है, इसके चलते यूएसए ने टैरिफ बैरियर्स इंडिया पर लगा दिए हैं। और साथ ही अपने टाइज जो है वो पाकिस्तान के साथ यूएसए ने अच्छे किए हैं, ठीक है, दे हैव वार्म्ड द टाइज विद पाकिस्तान। यहां पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद ने यूएसए को ऑफर भी दिया है कि वो पोर्ट एक्सेस कर सकते हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान के पोर्ट पर अपना पोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं और क्रिटिकल मिनरल्स जो पाकिस्तान के पास हैं उनको शिपमेंट भी यहां के थ्रू करा जा सकता है, या शिपमेंट यूएसए के थ्रू यहां से इस पोर्ट के थ्रू आप कर सकते हैं, ऐसा कहा है यूएसए इस टैरिफ बैरियर्स के बैरियर में, ठीक है। अब हम इसके आगे चलें तो हम देखेंगे कि इन इकोनॉमिक फ्रिक्शन के बाद भी, जब ये इकोनॉमिक फ्रिक्शन हुआ, ये जो अनबन हुई इंडिया और यूएसए के बीच में, उसके बाद भी कंटिन्यूड इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन है, ठीक है। कंटिन्यूड इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन। कि दोनों देशों के बीच अभी भी एक तरह का कोऑपरेशन है, एक तरह का सामंजस्य है इंस्टीट्यूशनल बेसिस पर, ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके बेसिस पर इंडिया और यूएसए के रिलेशंस अभी भी अच्छे बने हुए हैं। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इसमें, क्यों ऐसा कहा गया है इस एडिटोरियल में? सबसे पहली बात बताई गई है क्वाड, ठीक है। क्वाड जो है, क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, ठीक है। कहां पर हुई है? वॉशिंगटन में। वॉशिंगटन में ये मीटिंग हुई है जुलाई 2025 में, जुलाई 2025 में ये मीटिंग हुई है क्वाड की, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जुलाई 2025 में हुई, ठीक है। इसके बाद इसके साथ ही क्या हुआ? क्वाड की काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप, वर्किंग ग्रुप की थर्ड मीटिंग हुई है हाल ही में, दिसंबर 2025 में, ठीक है। कहा गया कि यूएसए और इंडिया के बीच में इकोनॉमिक टसल चल रहा है, ठीक है। इस इकोनॉमिक टसल के कारण बहुत अनबन बनी हुई है यूएसए और इंडिया के बीच में, लेकिन
इन इकोनॉमिक फ्रिक्शन के बावजूद भी इंडिया और यूएसए के रिश्ते काफी अच्छे हैं। क्यों हैं? क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स देखे गए हैं, ऐसी मीटिंग्स देखी गई हैं जो बता रही हैं कि अभी रिश्ते काफी अच्छे हैं। ठीक है, दे हैव नॉट इंपेक्टेड मच। क्यों हुआ है? जुलाई 2025 में क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी मीटिंग हुई है वॉशिंगटन में जुलाई 2025 में, जिसमें इंडिया और यूएसए दोनों ने पार्ट लिया था। इसके बाद क्वाड के काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग हुई है दिसंबर 2025 में। अब ये दोनों मीटिंग हुई है, दोनों कंट्रीज ने आपस में पार्टिसिपेट किया है इन मीटिंग्स में। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से अभी भी दोनों कंट्रीज के बीच में एक सामंजस्य है, दोनों कंट्रीज का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट अभी भी बरकरार है। ठीक है, अब क्वाड की मीटिंग के बारे में आपने सुना, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं ये क्वाड है क्या। व्हाट इज दिस क्वाड? क्वाड एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके पार्ट, इसके मेंबर कंट्रीज कौन से हैं? तो आप याद रखेंगे, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जापान है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, 4 सदस्य हैं क्वाड के। क्वाड के 4 सदस्य हैं। कौन कौन सदस्य है क्वाड का? यूएसए, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये 4 मेंबर्स हैं क्वाड ग्रुप के। क्वाड ग्रुप के 4 मेंबर्स हैं। क्वाड कब बना था? 2007 में ये इनिशिएटिव लिया गया था जापान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे 2007 में, शिंजो आबे, उनके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया था और तब से रेगुलर मीटिंग्स हुई और क्वाड एक फॉर्मल ग्रुप बन गया, क्वाड, जिसके ये 4 मेंबर हैं, यूएसए, जापान, रशिया, इंडिया। ठीक है, ये बन गया। अब क्वाड के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्यों बनाया गया था? ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, उद्देश्य की बात करें कि क्वाड के क्या उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था क्वाड का फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। इंडियन ओशियन और जो पैसिफिक ओशियन है उसे फ्री छोड़ा जाए और ओपन छोड़ा जाए। ठीक है, यह पहला उद्देश्य था क्वाड का। दूसरा क्वाड का उद्देश्य था कोऑपरेशन, चारों देशों के बीच एक कोऑपरेशन मेंटेन करना, मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाना, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, समुद्री सुरक्षा है, उसको बढ़ावा करना। ठीक है, और चौथा ह्यूमैनिटेरियन एड मतलब जब कोई संकट में कोई देश होगा तो हम उसकी सहायता करेंगे। ठीक है, मानवीय सहायता की जाएगी, ह्यूमैनिटेरियन एड दी जाएगी, असिस्टेंस दी जाएगी। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स के साथ 2007 में प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के द्वारा ये इनिशिएटिव किया गया था और रेगुलर मीटिंग्स के साथ ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन गया क्वाड। ठीक है, इसके साथ, ठीक है, अभी ये जो मीटिंग हुई यहां पर जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई या फिर काउंटर टेररिज्म की मीटिंग हुई, यहां पर इन्हीं चारों ऑब्जेक्टिव्स को लेकर बात हुई और स्ट्रेंथन किया गया इन्हीं चारों मुद्दों को, कि इन चारों मुद्दों पर मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन एड, हम इन चीजों को और ज्यादा डीप करेंगे अपने चारों देश मिलकर। ठीक है, तो ये पूरा रखा गया था, डिस्कशन हुआ था। अब इसके साथ ही यहां पर डिफेंस कोऑपरेशन हुई। ठीक है, दोनों देशों के बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में हमने क्वाड समझा, क्वाड के मेंबर समझे, क्वाड कैसे बना वो समझा। ठीक है, इंडिया और यूएसए का अभी भी इकोनॉमिक फ्रिक्शन होने के बावजूद भी कौन से साइंस हैं जो शो कर रहे हैं कि इंडिया और यूएसए के बीच के रिश्ते अच्छे हैं, वो हमने समझे। इसके बाद डिफेंस कोऑपरेशन देखते हैं कि इंडिया और यूएसए के बीच में कोऑपरेशन किस चीज में है। ठीक है, इंडिया और यूएसए के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन है। ठीक है, जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन, यहां पर हम जॉइंट कोऑर्डिनेटेड है, जॉइंट कोऑर्डिनेशन है दोनों के बीच में, जॉइंट कोऑर्डिनेशन है, हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग रिलेटेड विद डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड, और टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन।
टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन हम करते हैं दोनों देश मिलकर, ठीक है। ये कैसे दिख रहा है, किन एस्पेक्ट्स में हम इन चीजों को देख सकते हैं? तो यहां पर दो बातें कही गई हैं। सबसे पहला, जो 2008 में इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी। 2008 में इंडिया, भारत और यूएसए के बीच में सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड एक न्यूक्लियर डील हुई थी, जो अभी भी चल रही है, ठीक है। इसके बाद 2025 में डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है, इंडिया यूएस डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ये साइन किया गया है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि डिफेंस सेक्टर में अभी भी हम दोनों देश एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ये 2025 की बात है, ठीक है। इसके साथ ही डिफेंस में और क्या होता है, हमारी जो बायलैटरल एक्सरसाइजेज हैं, दोनों देशों के बीच में जो एक्सरसाइज चल रही हैं, ठीक है, जैसे कौन कौन सी एक्सरसाइज चलती हैं? युद्ध अभ्यास, ये यूएसए और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है, ठीक है। इंडिया और यूएसए के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? युद्ध अभ्यास एक एक्सरसाइज है, टाइगर क्लॉ एक्सरसाइज है, ठीक है, और मालाबार। ये तीन एक्सरसाइज हैं जो इंडिया और यूएसए के बीच में होती हैं। युद्ध अभ्यास, टाइगर क्लॉ और मालाबार, ये तीन एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो इंडिया और यूएसए के बीच में हो रही हैं, ठीक है। दे आर देयर। और इसके साथ ही डिफेंस में और क्या डेवलपमेंट हुए हैं? तो ओवर द ईयर्स की बात करें, ओवर द ईयर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 2016 में, 2016 में हमारा लॉजिस्टिक्स को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ था, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। लॉजिस्टिक्स मतलब होता है सामान, सप्लाई चेन, ठीक है, सामान का यहां से वहां जाना, ये लॉजिस्टिक्स होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है लॉजिस्टिक एक्सचेंज। मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लिमुआ हुआ था 2016 में। इसके बाद 2018 की बात करें, 2018 में हमारा कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट हुआ था कम्युनिकेशन को लेकर और सिक्योरिटी को लेकर, ठीक है, कॉमकासा, ये एक एग्रीमेंट हुआ था। इसके बाद 2020 में बेसिक एक्सचेंज, 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेटिव एग्रीमेंट एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ था, BECA, ठीक है। ये 2020 में ये एग्रीमेंट हुआ था। इसके बाद अगर हम आगे देखें इसी दौर में, ठीक है, 2023 में 2023 में दो डेवलपमेंट्स हुए हैं, दो एग्रीमेंट्स हुए हैं। सबसे पहले इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, डिफेंस इकोसिस्टम एक्सेलरेशन, जिसका नाम था इंडस एक्स, ठीक है, ये रखा गया। इसके साथ ही 2023 में ही इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो उभरती हुई प्रौद्योगिकी है उससे रिलेटेड यहां पर बात करी गई थी। और साथ ही 2024 की अगर हम बात करें तो यहां पर सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, ये कुछ हाल ही में ऐसी चीजें हुई हैं जो दर्शाती हैं डिफेंस सेक्टर में, जो दर्शाती हैं कि इंडिया और यूएसए के रिलेशन अभी भी अच्छे हैं। ये कुछ फैक्ट
पॉइंट्स हैं, ठीक है, फैक्ट है ये बेसिकली। हमने ये देखा बायलैटरल एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो देखा हमने, समझा। इसके बाद ये कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं जो आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, ठीक है। आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें से एक दो अगर भी आप याद कर लेंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। एक दो इसके साथ याद कर लेंगे। इसके साथ डिफेंस के अलावा और कौन से सेक्टर हैं जिसमें इन्होंने दोनों ने कंट्रीज ने एक दूसरे का साथ दिया है, तो यहां पर है साइंस, साइंस और स्पेस, साइंस या कह लो या स्पेस कह लो, साइंस या स्पेस से रिलेटेड चीज हुई है। क्या हुआ है यहां पर, नासा, इसरो, यूएसए की स्पेस एजेंसी और इंडिया की स्पेस एजेंसी, सिंथेटिक अपर्चर रडार, निसार, निसार सैटेलाइट, ओके। ये निसार सैटेलाइट लॉन्च करी गई, ठीक है, डिजास्टर रेजिलियंस के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। ये सैटेलाइट जो है लॉन्च करी गई, आप इसका नाम लिख सकते हैं निसार प्रोजेक्ट, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए ये चीज लिखी गई, ठीक है। यहां पर नासा, इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रडार, निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। ये भी एक सिंबल है जो दर्शा रहा है कि इंडिया और यूएसए के रिलेशंस काफी मजबूत हैं अभी भी, ठीक है। इसके साथ ही एक और इनिशिएटिव लिया गया, दैट इज क्वाड पोर्ट्स फॉर फ्यूचर कॉन्फ्रेंस। क्वाड पोर्ट्स फॉर फ्यूचर कॉन्फ्रेंस की बात करी गई। यहां पर क्या कर रहे हैं हम, डेवलपिंग रेजिलिएंट एंड सिक्योर पोर्ट्स। जो क्वाड के चारों मेंबर्स हैं वहां के जो पोर्ट हैं उन पोर्ट्स को हम मजबूत बनाएंगे, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से मजबूत बनाएंगे, डेवलप करेंगे, ताकि जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी मैरीटाइम इनसिक्योरिटी हमें फेस करनी पड़ती है, उनसे ये चीजें बची रहें, ठीक है। तो ये था पूरा इस आर्टिकल का जिस्ट, जो आर्टिकल अभी हमने समझा, ठीक है, कि किस तरह से यूएसए और इंडिया के टाइज अभी भी मजबूत हैं, गिवन द फैक्ट कि इंडिया और यूएसए के बीच में टैरिफ वॉर चल रहा है, ठीक है। टैरिफ बैरियर्स चल रहा है, वॉर नहीं कहेंगे इस चीज को, वॉर नहीं चल रहा है क्योंकि ये एक तरफा है, सिर्फ यूएसए ने टैरिफ्स लगाए हैं, ठीक है। यहां पर इस चीज को हमने समझा कि किस तरह से ये इकोनॉमिक फ्रिक्शन चला। उसके बाद हमने क्वाड के बारे में जाना और फिर कौन से इनिशिएटिव्स दोनों कंट्रीज के बीच में चल रहे हैं यहां पर हमने समझा, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट खबर आती है, ठीक है। एनजीटी का नोटिस आया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नोटिस आया है सेंटर को और यूपी गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्होंने ताजमहल के आसपास जो है एनजीटी की गाइडलाइंस जो है उनका वायलेशन किया है, ठीक है। इन गाइडलाइंस का वायलेशन हुआ है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मेट्रो डेवलपमेंट के कारण आगरा में पेड़ काटे जा रहे हैं, इस चीज को लेकर एनजीटी ने नोटिस जारी किया है। हम ऑलरेडी एनजीटी के बारे में देख चुके हैं, हल्का सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। हल्का सा रिकैप करने पर आप पाएंगे एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये एनजीटी एक्ट 2010 के तहत बना था, एनजीटी एक्ट 2010, एनजीटी एक्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत बना था। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, याद रखेंगे। ये एक संवैधानिक बॉडी नहीं है, ठीक है। एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस को सुनवाई के लिए इस बॉडी को बनाया गया था, ठीक है। इसके फीचर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके चेयरपर्सन को अपॉइंट करती है, मेंबर्स को अपॉइंट करती है, ठीक है, यहां पर। और इसके अंदर हमने एक्ट्स भी देखे थे, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस में जाकर एनजीटी के बारे में जो भी हमने डिस्कस किया है उसको स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ये छोटी सी न्यूज थी जो आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में, ठीक है। इसके बाद शांति बिल से रिलेटेड एक न्यूज है, ऑलरेडी हम शांति बिल के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, शांति बिल से रिलेटेड क्या चीज आई वो उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। शांति बिल आने से क्या चीजें चेंज हुई हैं ये इस पूरे आर्टिकल में हमें समझना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो शांति बिल आया है ये न्यूक्लियर सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर जनरेशन से रिलेटेड है, न्यूक्लियर सेक्टर से रिलेटेड है। तो जो हमारे इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो आपको याद करने हैं, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको याद रखने हैं कि कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है, ठीक है, वो याद करते हैं। सबसे पहला एक पावर प्लांट है उत्तर प्रदेश में,
यूपी में है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो यूपी में है उसका नाम है नरोरा, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है जो कि कहां पर है, यूपी में, यूपी में नरोरा, यूपी में नरोरा है, ठीक है। इसके बाद राजस्थान में, राजस्थान में है आपका रावत भाटा, रावत भाटा इज इन राजस्थान, रावत भाटा राजस्थान, आर फॉर राजस्थान, आर फॉर रावत भाटा, याद करने में आसानी होगी, ठीक है। इसके बाद गुजरात की अगर हम बात करें, गुजरात में है ककरापारा, ककरापार एटॉमिक पावर स्टेशन। महाराष्ट्र में है तारापुर, महाराष्ट्र में है तारापुर, महाराष्ट्र में तारापुर याद रखेंगे। कर्नाटक में, कर्नाटक में है आपका कायगा पावर स्टेशन, कायगा। तमिलनाडु में दो हैं, याद रखेंगे। तमिलनाडु में एक है कुंडनकुल्लम, एक है कुंडनकुल्लम, ठीक है, याद रखेंगे। तमिलनाडु में दो पावर प्लांट्स हैं, तमिलनाडु में कितने पावर प्लांट्स हैं, तमिलनाडु में दो पावर प्लांट्स हैं, जिसमें से एक है आपका कुंडनकुल्लम और एक है आपका मद्रास एटॉमिक पावर, ठीक है। मद्रास, इसे कलपक्कम भी बोलते हैं, मद्रास या फिर कलपक्कम, मद्रास या फिर कलपक्कम, ठीक है, याद रखेंगे। ये नाम जो है आपको याद रखने हैं, कौन सा पावर, न्यूक्लियर पावर प्लांट किस स्टेट में है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, यूपी में नरोरा, यूपी में नरोरा, राजस्थान में रावत भाटा, राजस्थान, आर से राजस्थान, आर से रावत भाटा। उसके बाद गुजरात में, गुजरात में क्या है, ककरापार, गुजरात में ककरापार, गुजरात में ककरापार। उसके बाद महाराष्ट्र में तारापुर, महाराष्ट्र में तारापुर, याद रखेंगे। कर्नाटक में कायगा, कर्नाटक में कायगा। तमिलनाडु में दो हैं, कलपक्कम और कुंडनकुल्लम, कलपक्कम और कुंडनकुल्लम। एक काम कीजिए, आप इन्हें याद कीजिए और कमेंट सेक्शन में बिना देखे इन्हें लिखिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बिना देखे इन सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को लिखिए, ठीक है। आगे चलते हैं, जो शांति बिल से रिलेटेड न्यूज आई है, ठीक है, शांति बिल, शांति बिल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें पहले भी हम बोल चुके हैं कि इसमें क्या याद रखना है, आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल हार्नेसिंग, सस्टेनेबल रूप में हम बनाएंगे, हार्नेस करेंगे, एंड एडवांसमेंट, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। भारत में जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका एडवांसमेंट करेंगे, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपको शांति बिल के बेसिक फीचर्स नहीं याद हैं तो प्लीज प्रीवियस वीडियो में जाइए, उसे देखिए, पढ़िए, याद करिए और दोबारा से इस वीडियो में आइए टू कंटिन्यू विद द सेम थिंग, ठीक है। ये इस बिल की फुल फॉर्म है, शांति बिल की जो फुल फॉर्म है। इससे क्या हुआ है, शांति बिल की वजह से, ठीक है, न्यूक्लियर पावर सेक्टर को ओपन कर दिया गया है। इट ओपन्स अप न्यूक्लियर power sector to private and foreign participants। जो प्राइवेट हैं और फॉरेन पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए न्यूक्लियर पावर सेक्टर को ओपन अप कर दिया है। अब वो लोग भी इस सेक्टर में आ सकते हैं, ठीक है। अर्लियर क्या होता था, पहले की अगर हम बात करें, ये बिल आया था उससे पहले की अगर हम बात करें तो पूरा जो न्यूक्लियर पावर सेक्टर था एंटायर स्टेट कंट्रोल में था, पूरा स्टेट के कंट्रोल में आता था और ये गवर्न होता था एज पर द एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और इसके साथ ही सिविल लायबिलिटीज, सिविल लायबिलिटीज फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। (2010) इन दोनों एक्ट के तहत पूरा स्टेट का कंट्रोल रहता था। लेकिन अब
क्या होगा, अब इस बिल के आने से प्राइवेट और फॉरेन पार्टिसिपेंट्स भी न्यूक्लियर सेक्टर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये इस एक्ट का मेन जो मुद्दा है वो है, ठीक है। इसके साथ ही क्या चेंज हुआ है, इसने अलाउ कर दिया है, क्या अलाउ किया है, 49% प्राइवेट पार्टिसिपेशन। कि 49% तक प्राइवेट लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बचा हुआ आपका 51% गवर्नमेंट देखेगी, सरकार देखेगी। और क्या चीजें सरकार के अंडर आएंगी ये देख लेते हैं। सेंसिटिव एक्टिविटीज, जो बहुत ही संवेदनशील एक्टिविटीज हैं वो सरकार के अंडर रहेंगी। इसमें कौन कौन सी चीजें रहेंगी, न्यूक्लियर फ्यूल प्रोडक्शन, न्यूक्लियर फ्यूल प्रोडक्शन सरकार के अंडर रहेंगी, ठीक है। जो न्यूक्लियर फ्यूल बनता है वो सरकार ही बनाएगी, ठीक है। हैवी वाटर मैन्युफैक्चरिंग, हैवी वाटर D2O, हैवी वाटर मैन्युफैक्चरिंग वो सरकार करेगी, ठीक है। रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट सरकार के अंडर रहेगा। रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट सरकार के अंडर रहेगा। सेफ्टी मैकेनिज्म सरकार के अंडर रहेंगे। सेफ्टी मैकेनिज्म सरकार के अंडर रहेंगे। लाइसेंसिंग सरकार के अंडर रहेगी। लाइसेंसिंग देना सरकार के अंडर रहेगा। और एक स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट, सरकार अपनी नजर रखेगी स्ट्रेटेजी के ऊपर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैटेगराइज्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑब्लिगेशंस, कि इसमें शांति बिल के अकॉर्डिंग, रिसेंटली जो शांति बिल इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें इनमें से निम्न में से कौन से जो रोल हैं वो सरकार के हिस्से में है और कौन से रोल हैं वो सरकार के हिस्से में नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। आपको याद रखना है क्या क्या सरकार के हिस्से में है। न्यूक्लियर फ्यूल बनाना, जो फ्यूल रॉड्स होती हैं वो न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम की सरकार बनाएगी। हैवी वाटर का मैन्युफैक्चरिंग, हैवी वाटर बनाना, ये सरकार के अंडर में रहेगा। रेडियो एक्टिव वेस्ट का मैनेजमेंट, रेडियो एक्टिव वेस्ट का मैनेजमेंट सरकार देखेगी। सेफ्टी से जुड़े हुए जो भी मेजर्स लिए जाएंगे वो सरकार देखेगी। लाइसेंस किसको देना है किसको नहीं देना है ये सरकार डिसाइड करेगी। और एक स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट रहेगी, एक दृष्टि रहेगी सरकार की पूरे पार्टिसिपेशन पर कि किस तरह से पार्टिसिपेशन किया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ ही इस बिल के आने के साथ मोनोपोली खत्म हो गई है। इट हैज एंडेड द मोनोपोली। किसकी मोनोपोली खत्म हो गई है, एनपीसीआईएल। एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अभी तक जो एनपीसीआईएल न्यूक्लियर सेक्टर को, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को देख रहा था, उसकी मोनोपोली खत्म हो गई है। ऐसा नहीं कि ये पूरी बॉडी ही खत्म कर दी गई है, इसकी मोनोपोली नहीं रहेगी। अब प्राइवेट सेक्टर भी इस पूरे उसमें भाग लेंगे, ठीक है। अब यहां पर प्राइवेट सेक्टर क्या क्या काम कर सकते हैं, या इस चीज को इरेज कर देते हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर क्या क्या रोल है, प्राइवेट के अंडर क्या क्या आएगा, प्राइवेट कंपनीज क्या क्या कर सकती हैं। प्राइवेट कंट्रीज कैन बिल्ड, बना सकती हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को, ओन कर सकती हैं, ठीक है। ओनरशिप होगी उनकी, उनका मालिकाना हक रहेगा और ऑपरेट करेंगी। ऑपरेट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। और इसको और ज्यादा डिटेल में अगर हम इस चीज को देखें, अगर डिटेल में इस चीज को देखें तो इसमें और क्या क्या आएगा। फ्यूल का फैब्रिकेशन, ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान, शब्दों का ध्यान रखिएगा। फ्यूल का फैब्रिकेशन प्राइवेट के अंदर है, फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट के अंदर है, ठीक है। फ्यूल फैब्रिकेट करने का इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ये प्राइवेट के अंदर है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। इक्विपमेंट, प्लांट ऑपरेशन, प्लांट को कैसा रख रखाव होगा उसका, कैसे प्लांट चलेगा, ये सारी चीजें, प्लांट का जो ऑपरेशन रहेगा वो। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। तो ये प्राइवेट सेक्टर के कुछ रोल्स हैं, आप इनको अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके साथ, ठीक है। प्राइवेट और पब्लिक के बीच में
प्राइवेट के क्या क्या रोल्स रहेंगे और पब्लिक गवर्नमेंट के क्या क्या रोल्स रहेंगे, ये पूरा इसमें डिफाइन किया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, के कुछ रोल्स डिफाइन किए गए हैं AERB के, ठीक है। इसको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। यहां पर सबसे पहली चेंज जो इसमें हुआ है, पहला इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया है, स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया है। अब ये बॉडी आंसरेबल है टू द पार्लियामेंट। संसद के प्रति जवाबदेही होगी इस बॉडी की, इसको जवाब देना होगा संसद भवन को, ठीक है। आंसरेबल टू द पार्लियामेंट होगा, स्टैट्यूटरी स्टेटस इस बोर्ड को मिल चुका है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है उसका स्टेटस स्टैट्यूटरी स्टेटस कर दिया गया है। अब ये आंसरेबल है पार्लियामेंट को आंसरेबल है, इसे प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके रोल्स क्या क्या हैं देखना, एंश्योरिंग न्यूक्लियर सेफ्टी, कि जो न्यूक्लियर सेफ्टी है वो सही से हो रही है या नहीं हो रही है। रेडिएशन का प्रोटेक्शन करना, जो रेडिएशन निकलेंगी उनका प्रोटेक्शन करना, ठीक है, उनको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया जा सके। इमरजेंसी हो जाए उस केस में क्या करना है, इमरजेंसी हो जाए उस केस में क्या करना है, और क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस, ये इसके टारगेट्स रहेंगे, ठीक है। यही सेफ्टी मेजर्स, लाइसेंसिंग और स्टैंडर्ड्स को ऑपरेट करेगा। इस वजह से भी इस बिल को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इस वजह से इस बिल को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि इन्होंने एक बॉडी को सेंट्रलाइज कर दिया है, पावर को सेंट्रलाइज कर दिया है, एक ही बॉडी में बहुत सारी पावर्स दे दी हैं। तो यहां पर एक बोला जा रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन के अगेंस्ट है। नाउ दे हैव सेंट्रलाइज्ड, पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया है एक बॉडी में, ठीक है। यही बॉडी रिस्पॉन्सिबल होगी लाइसेंसिंग के लिए, लाइसेंस देगी ये बॉडी, और जो स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे स्टैंडर्ड्स के लिए भी यही बॉडी, और सेफ्टी मेजर्स के लिए भी यही बॉडी जो है आपकी रहेगी, ठीक है। इसके साथ ही और क्या इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है शांति बिल के आने से, कुछ सेफगार्ड्स लिए गए हैं, कुछ सेफगार्ड्स लिए गए हैं इस बिल में। क्या सेफगार्ड है? नो एक्सप्लिसिट एफडीआई, कोई एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं किया गया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। फॉरेन कंपनीज का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कोई एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं किया गया है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। और ठीक है, ऑथराइजेशन फ्रॉम जो अभी हमने बोर्ड पढ़ा, ठीक है, AERB, इस बोर्ड से ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा आपको। अगर आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना है, आपको AERB का ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों में AERB का ऑथराइजेशन मैंडेटरी है, बिना AERB के ऑथराइजेशन के आप काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बिना AERB के ऑथराइजेशन के बिना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, प्रीलिम्स में इसी तरह से वो घुमाते हैं, ठीक है। दे विल राइट दैट द शांति बिल एक्सप्लिसिटली मेंशंस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द न्यूक्लियर पावर सेक्टर, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। इस तरह से ये स्टेटमेंट, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे आप वो एग्जामिनर आपके माइंड के साइड के साथ खेलते हैं, ठीक है। इसमें बात करी गई है, यहां पर हम न्यूक्लियर डील्स को, ठीक है, इंडिया क्या करेगा, इसके साथ ही इंडिया एक और रोल निभाएगा। इंडिया विल डाइवर्सिफाई न्यूक्लियर डील्स, न्यूक्लियर से रिलेटेड जो भी डील्स हैं। अभी तक हम सिर्फ रशिया पे डिपेंडेंट थे, रशिया पे डिपेंडेंस को कम करने के लिए, हमारा जो डिपेंडेंस है, हम डिपेंडेंट है रशिया पे, उस डिपेंडेंट को कम करने के लिए हम न्यूक्लियर डील्स को डाइवर्सिफाई करेंगे। किसके साथ न्यूक्लियर डील करेंगे? हम यूएसए के साथ न्यूक्लियर डील करेंगे, हम फ्रांस के साथ न्यूक्लियर डील करेंगे, और हम जापान के साथ न्यूक्लियर डील करेंगे, ठीक है। ये इस बिल में कहा गया है कि ये न्यूक्लियर डील्स को हम डाइवर्सिफाई करेंगे, यूएस से, फ्रांस और जापान के साथ न्यूक्लियर डील की जाएंगी, ताकि हमारा रशिया पे टोटल डिपेंडेंस कम हो सके, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं क्यों इंपॉर्टेंट होता है, डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके साथ ही यहां पर कुछ क्रिटिसिज्म किया गया है,
ठीक है, इस बिल के कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, ड्रॉबैक्स हैं। जैसा कि प्राइवेटाइजेशन होगा तो यहां फियर ऑफ रिपीटिंग इंसिडेंट्स लाइक भोपाल गैस ट्रेजेडी, जैसी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वैसे इंसिडेंट होने के डर हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के लूप होल्स हो सकते हैं, हु विल बी लायबल इन दिस केस। ठीक है, यहां पर इस बिल का सेक्शन 39 जो है, सेक्शन 39 जो है ये ओवरराइड करता है आरटीआई एक्ट को, आरटीआई एक्ट को ओवरराइड करता है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर चीजों में राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, आरटीआई एक्ट को ओवरराइड करता है। साथ ही इसका सेक्शन 42, सेक्शन नंबर याद नहीं करने हैं लेकिन हाँ आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इट्स सम सेक्शंस दे ओवरराइड आरटीआई एक्ट और दे ओवरराइड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। जो सुरक्षा है कामकाज से रिलेटेड वो, वर्कर्स की हेल्थ, ठीक है, वर्किंग कंडीशंस, इनको ओवरराइड करता है ये एक्ट। तो ये पूरी जो कहानी थी ये शांति बिल से क्या क्या चीजें चेंज हुई हमने देखा, हमने बात करी थी कि प्रीवियस क्लास में कि शांति बिल में और जब एडवांसेस होंगे तब हम इस चीज को देखेंगे। अगर आपको शांति बिल के बेसिक फीचर्स नहीं याद हैं तो प्लीज प्रीवियस क्लास में जाइए और उन चीजों को देखिए, फिर इस क्लास में जो भी हमने डिस्कस किया है शांति बिल से रिलेटेड वो चीजें आप देखेंगे। तो अब हम यहाँ पर एक बार गो थ्रू अगर करें, रिविजन करें। सबसे पहला शांति बिल से रिलेटेड आर्टिकल था न्यूज में। ठीक है, हमने देखा कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस स्टेट में है, क्या नाम है। ठीक है, हमने सारे याद किए। आपको एक होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट और उनके प्लेसेस मेंशन करने हैं। इसके बाद हमने इसकी फुल फॉर्म देखी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये प्रीवियस क्लास में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने इसके बेसिक फीचर देखे, कौन सा एक्ट यहाँ पर रिपील किया गया है, कितना प्राइवेट पार्टिसिपेशन रहेगा, गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, प्राइवेट के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी। ठीक है, और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इसका क्या काम रहा, इसका क्या क्रिटिसिज्म रहा। ठीक है, ये हमने देखा, कौन से सेफगार्ड्स इस बिल में मेंशन किए गए, ये चीज भी हमने देखी। हम अपनी न्यूक्लियर डील डाइवर्सिफाई करेंगे, क्यों करेंगे वो रीजन हमने समझा। ठीक है, इसके ड्रॉबैक्स क्या रहे ये चीजें भी हमने देखी। ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी न्यूज है। ठीक है, छोटी सी न्यूज है, साइंटिस्ट्स ऑब्टेन फर्स्ट 3D इमेज फ्रॉम इनसाइड मेजर वोल्केनो। साइंटिस्ट ने पहली बार क्या किया है, वैज्ञानिकों ने पहली बार 3D इमेज निकाली है वोल्केनो के अंदर की, ज्वालामुखी के अंदर की एक 3D इमेज कैप्चर करी गई है। ठीक है, तो ये प्लेसेस इन न्यूज है, प्लेसेस इन न्यूज है। ठीक है, फर्स्ट 3D इमेज है, याद रखेंगे, प्रथम है, प्रथम 3D इमेज है। इसमें हमने 18 किलोमीटर भीतर जाकर किसी ज्वालामुखी के, 18 किलोमीटर बिलो द क्रेटर, जो ज्वालामुखी के ऊपर का मुख होता है उस मुख के अंदर 18 किलोमीटर अंदर जाकर हमने 3D इमेज साइंटिस्ट ने निकाली है। ठीक है, आपको नाम याद रखना है, वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है नाम। ठीक है, क्या नाम है, जगह है मैक्सिको, मैक्सिको का मैक्सिको का पोपोकैटेप्टल वोल्केनो, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में एरर हो सकता है, पोपोकैटेप्टल वोल्केनो, मैक्सिको का पोपोकैटेप्टल वोल्केनो, मैक्सिको का पोपोकैटेप्टल वोल्केनो, इसकी 3D इमेज निकाली गई है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, हमने कल वेनेजुएला की न्यूज देखी थी। ठीक है, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की बात करी थी। उस ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व में हमने देखा था कि नार्को टेररिज्म के चलते यूएसए ने जो रीजन दिया है वो क्या रीजन दिया है, नार्को टेररिज्म। उन्होंने रीजन दिया कि जो प्रेसिडेंट मुद्रो थे, उनकी वाइफ थी, वो नार्को टेररिज्म कार्टेल में इन्वॉल्व थी। तो यहां पर जो नार्कोटिक ड्रग जो सामने आया है उस ड्रग का नाम आप लोग नोट कर लीजिए, फेंटानिल ड्रग, फेंटानिल ड्रग है। ठीक है,
ये फेंटानिल ड्रग, इसकी वजह से ये ड्रग है जो मेन इंपॉर्टेंट ड्रग है, इस ड्रग का नाम आप नोट करेंगे अपने नोट्स में, कल वाले नोट्स में, ठीक है। ये था कल के न्यूज से रिलेटेड नया जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। ये था आज की क्लास में। आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और उस डाउट को रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, मिल सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।